इस बार मैंने इसे कहरबार नजरों से घूरा और वो सहम गया। मैंने गजाला से मुखातिब होकर कहा, यह मेरी या जलाल की नहीं, वीरा की तजवीज़ थी। इस अमर में कोई कलाम नहीं कि वीरा नाकाम हुई तो इसको बदतरीन अंजाम का सामना करना पड़ेगा, मगर मैं फिर भी संजीदा हूँ। तुम दोनों बोले जा रहे हो। वीरा ने एहतजाज किया, मेरे बारे में बात हो रही है तो सबसे पहले मुझे बोलने का हक है। किसी खतरे की परवाह किए बगैर मैं अब भी अपनी पेशकश पर कायम हूँ, मगर ये बात की बात है, पहले निर्मल कुमार के बारे में कुछ तय कर लो। तुम्हारे ज़हन में इस बारे में क्या मौजूद है? हमें अपने काम की इब्तिदा दफ्तर से करनी पड़ेगी। वीरा ने अपने जहन पर जोर देते हुए कहा, ये इब्तिदा कौन करेगा? मैंने बराह रास्त उसी से सवाल किया। पता सेक्रेटेरिएट का है, वो हिसास इलाका है, वहाँ सख्त हिफाजती इंतजामात होंगे। मैं वहाँ जाने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरी कामयाबी के इम्कानात कम नजर आते हैं। हो सकता है कि उस दफ्तर तक पहुँचने से पहले मैं किसी शुबे में धर ली जाऊँ और फिर जलाल को मेरी रिहाई के लिए काम करना पड़े। ये रिस्क मंजूर है तो मैं सुबह निकल जाऊंगी। मैं ये हार तुम्हारे गले में डालने की कोशिश नहीं कर रहा। मैं नरमी से उसे समझाया, मैंने तुमसे मशवरा तलब किया था। सुल्तान शाह भी ये काम कर सकता है, लेकिन इसमें तेजी से बर वक्त फैसला करने की सलाहियत की कमी है। इसके मुकाबले में तुम्हारा जाना बेहतर रहेगा। मुझे कोई उज़र नहीं, लेकिन गजाला के बारे में तुम्हारी क्या राय है? अगर तुम्हें एतराज ना हो और गजाला रजामंद हो तो इसी का जाना सबसे ज्यादा सूदमंद रहेगा। वीरा खुश होकर बोली, महबूद आबादी वालों को हर वक्त पढ़ी लिखी लड़कियों की जरूरत रहती है, जो घर घर जाकर औरतों को अपनी मुहिम की आफादियत समझा सकें। गजाला मुलाजमत की एक उम्मीदवार बनकर सीधे निर्मल कुमार के पास जा सकती है। यह तरीका शानदार रहेगा। सुल्तान शाह ने उसकी तायद की। मुझे ये जानकर दुख हुआ है कि मेरे बारे में वीरा की राय अच्छी नहीं है, लेकिन खुशी इस बात की है कि इसने मेरा मुकाबला किसी लल्लू पंजू के बजाय तुमसे किया है। आखिरी फिक्रा उसने मुझसे कहा था। मुझे मालूम था कि तुम जरूर शिकायत करोगे, लेकिन इस काम के मसले में मैं कोई लगी लिपटी नहीं रखती। बेखौफ होकर अपनी बेलाग राय देती हूँ। मैंने वीरा की बात काट दी। अब इस बहस को तूल न दो। गजाला के बारे में मेरी भी यही राय थी कि ये मुलाजमत की तलाश में वहां पहुंचे। अपनी डिग्री और दूसरे कागजात वगैरह भी साथ लेती जाना, ताकि किसी को तुम्हारे ऊपर कोई शुबा ना हो। वीरा ने उसे मशवरा दिया। मुझे खुशी हो रही है कि ग्रेजुएशन के बाद मैं आज पहली बार अपनी डिग्री का जिक्र सुन रही हूँ। गजाला बोली, खरदारी और दूसरे मसाइल में पढ़कर मैं भूल चुकी थी कि मैंने कोई डिग्री भी हासिल की है। डिग्री पर तुम्हारे नाम के साथ डैनी का नाम तो नहीं है? वीरा ने चौंक कर पूछा। डिग्री गजाला जैदी के नाम पर है, मैंने उसे बताया। गजाला के वालिद का नाम जवार जैदी था और वो रिटायर्ड कर्नल थे। मरहूम बहुत नफीस और वजादार इंसान थे, तभी तुम कर्नल दावर बने हुए हो। वीरा यूं बोली जैसे उसने कोई बड़ा राज पा लिया हो। दोनों नामों में हैरत अंगेज मुमासलत है और ओहदा तो बिल्कुल वही है। मालूम होता है कि ससुर का नाम तुम्हारे लाशऊर से चिपका हुआ है। इस रिश्ते में ऐसी अपनायत खाल खाल ही मिलती है। इनके हमारे घराने पर बहुत एहसानात हैं। डैडी इन्हें बहुत पसंद करते थे। भूले बिछड़े बाप का जिक्र करते हुए यकायक उसकी आवाज कुछ कमजोर पड़ गई। मैंने गौर से उसकी तरफ देखा। उसकी झुकी हुई आंखों की नमी मैं नहीं देख सका, लेकिन उसके सीने का जीरो बम बता रहा था कि उसे यकायक जज्बाती उबाल ने आ लिया था। वो ज्यादा देर तक हमारे साथ नहीं बैठ सकी। इन दोनों ने भी गजाला की बदली हुई कैफियत भांप ली थी। गुफ्तगू का सिलसिला मुनक़ता हो गया था और कमरे की फिजा पर उदासी छा गई थी। अचानक गजाला अपनी जगह से उठी और हमारे कमरे की तरफ चली गई। बेचारी, वीरा ने सर झटकर हमदर्दाना लहजे में कहा। लड़कियों के लिए शरीफ नफ्स बाप वाकई की नेमत होता है। बदनसीब होती हैं वो लड़कियां जो अपनी माँ से प्यार करती हैं, लेकिन बाप को एक आंख पसंद नहीं करती। हैरत है कि एक बिनते मगरिब ऐसी खालिस मशरकी बात कह रही है। सुल्तान शाह बोला, एक गजाला है जो अपने बाप के जिक्र पर आजुर्दा हो गई, और मुझे देखो, मैं कभी अपने बाप की यादों को पूछती हूँ और कभी उसकी बेनियाजी पर मेरा खून खौलने लगता है। वो सुल्तान शाह की बात को नजरअंदाज करके अपने रूह में बोलने लगी। मैं जिंदगी भर तड़पती रही, उससे इल्तिजाएं कर ली। वो मरते मर गया, लेकिन उसने एक बार भी बेटी कहकर मेरे सर पर शफकत का हाथ नहीं रखा। मेरी माँ का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने शादी के बगैर खुद को मेरे बाप के हवाले कर दिया था। माँ की इस गलती की कीमत मैंने बाप की मोहब्बत से महरूमी की सूरत में अदा की है। इसे मैं कभी नहीं भूल सकती। अब जेमिलाइड इस दुनिया में नहीं है, मैंने नरमी से वीरा के शाने पर हाथ रखकर कहा। वो किसी दूसरे जहान में अपने किए की सजा भुगत रहा होगा। वो मेरा बदतरीन दुश्मन लेकिन तुम्हारा बाप था। अब तुम्हें उसको माफ कर देना चाहिए। वीरा तलखा अंदाज में हंस पड़ी। वो मेरी पहुंच से बहुत दूर चला गया। अब मैं उसका क्या बिगाड़ सकती हूँ? मैंने उसे माफ कर दिया और कभी कभी उसकी मगफिरत के लिए दुआ भी करती रहती हूँ। मेरे सीने में एक मरहूम बेटी का दिल है। कभी कभी वो तड़पता है तो मेरी जुबान खुल जाती है, वरना बंद रहती है। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि वीरा से क्या बात करूं। कुछ यही कैफियत सुल्तान शाह की थी। वो भी अपनी जुबान बंद किए बैठा था।
वीरा ने मेज पर से पैकेट उठाकर सिगरेट सुलगाई और उसका एक गहरा कच लेकर होंठों को दायरे की शक्ल में सुकेड़ा और धुएं के गोल गोल मरगोले मेरे चेहरे पर छोड़ती गई। दगाबाज। उसके होंठों से सरसराती इस्तजाइया आवाज निकली जो मैंने सुन ली, लेकिन दूर होने के सबब वो ज़ोमानी इल्फाज सुल्तान शाह के कानों तक नहीं पहुंच सके। मैं यकायक खुद को बेआराम महसूस करने लगा। मेरी दिली ख्वाहिश थी वीरा जल्द अज जल्द उठे और वहां से दोबारा अपने कमरे में चली जाए। तुम्हारी बीवी बहुत खूबसूरत और बावकार है। उसने मेरी तरफ मुतवज्जा होकर बोलना शुरू किया तो मेरे औसान खता हो गए। वो हमेशा गजाला का नाम लेती थी, मगर इस वक्त उसने गजाला का जिक्र मेरी बीवी की हैसियत से किया था, जो अच्छा शगुन नहीं था। वो कह रही थी कि किसी मर्द के मुकाबले में उसे आसानी से सिंध सेक्रेटेरिएट में दाखिल होने की इजाजत मिल जाएगी। आज माजी की यादों ने मुझे और तुम्हारी बीवी को कबेदा खातिर कर दिया। उम्मीद है कि आने वाला दिन हम दोनों के लिए खुशी का पैगाम लाएगा। वीरा की बात ना मुकम्मल रह गई। अचानक मेरे मोबाइल फोन की घंटी बजनी शुरू हो गई। मैंने स्क्रीन पर नजर डाली तो वहां नजर आने वाला नंबर मेरे लिए अजनबी था। इसी लम्हे 7 के इब्तदाई हिंसे से मुझे कुछ ख्याल आया और मैंने तेजी से कॉल ले ली। महेश, जल्दी आओ, वो घर आया हुआ है। फोन पर शिवा की धीमी और खौफजदा आवाज सुनाई थी। वो किचन में कागज जला रहा है। मैंने अपनी जान पर खेलकर तुम्हें फोन किया है, इसी वक्त उड़कर यहां आ जाओ। उसने मेरा जवाब सुने बगैर फोन बंद कर दिया। दोपहर को वीरा ने शिवा के नाम से फोन पर धोखा देने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार यकीनन वही थी। मैंने उसकी आवाज पहचान ली थी और उसका पैगाम सुनकर सख्ते में आ गया था। वो पैगाम वाज़ेह नहीं था। शिवा के पास दोनों में से कोई भी आ सकता था। एक उसका शौहर था और दूसरा उसका आशिक। कुछ नहीं कहा जा सकता था कि इस वक्त शिवा के किचन में सोबराज और सुनील में से कौन कागज चला रहा था। तुम सख्ते में क्यों आ गए? किसका फोन था? वीरा ने गौर से मेरी तरफ देखते हुए तीखे लहजे में पूछा। तुम्हारी काली जुबान से जो कुछ निकला था वो होकर ही रहा। मैंने उसी के अंदाज में जवाब दिया। दोपहर को तुमने शिवा के नाम से धोखा देकर मुझे मेरे कमरे से बाहर निकालने की कोशिश की थी। इस वक्त उसी का फोन आया था। क्या कह रही थी वो? गजाला ने बेसाख्ता पूछा। क्या वो वाकई किसी खतरे से दो चार है? गजाला की बात पूरी होते ही वीरा ने तशवीश सदा लहजा में सवाल किया। उसके बारे में ये फर्जी बात तुमने कही थी। मैंने तलखी से उसे जताया। इस वक्त वो कोई और खबर सुना रही थी। वीरा हंस दी और कदरे बेबसी से बोली। क्या कह रही थी वो? वो आया हुआ है और किचन में कागज जला रहा है, मैंने उसे बताया। कौन? वहां कौन आया हुआ है? इस अधूरी इतला के नतीजे में वीरा के जहन में भी वही सवाल उभरा था जो मेरे जहन में छुप रहा था। उसने जो कुछ बताया वो मैंने दोहरा दिया। ये मुअम्मा हल करना तुम्हारा काम है। सोबराज या सुनील, इन दोनों में से कौन वहां हो सकता है? सुल्तान शाह खुद कलामी के अंदाज में बुड़बुड़ाया। एक उसका शौहर है और दूसरा आशिक। हो सकता है कि तखलिये से फायदा उठाने के लिए सोबराज चुपके से वहां पहुंच गया हो। आवारा मर्दों के लिए किसी पसंदीदा औरत की तलब बहुत मोज़ौर होती है। अपनी मनपसंद औरत की रफाकत में चंद खुशगवार लम्हे गुजारने के लिए वो सब कुछ दाव पर लगा देते हैं। सोबराज होता तो शिवा उसकी आगोश में होती, उसे फोन करने का मौका न मिलता। मैंने सोचते हुए कहा, वहां आने वाले कोई दिलकश और जवान औरत से ज्यादा कागजों की तलफी से दिलचस्पी है। कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाह रहे कि आशिक हर लम्हे अपनी माशूका पर फिदा होने के लिए तैयार रहते हैं? शौहर अपनी काबिल रश्क बीवियों की तरफ से भी अक्सर बेरगबती का शिकार होने लगते हैं। वीरा ने मेरी बात काट कर सवाल किया। वीरा, गजाला ने तादीबी लहजे में उसे मुखातिब किया, तुम कैसी बातें कर रही हो? एक औरत की जुबान से ऐसी खुली खुली बातें अच्छी नहीं लगती। गजाला के एतराज पर वीरा ने एक हल्का सा कहका लगाया और कहा, किसी के कुछ कहने या न कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हकायक अपनी जगह बरकरार रहते हैं। फिर क्यों ना जिंदगी की हकीकतों के बारे में खुलकर बात की जाए? अगर सोबराज के लिए आशिक का लफ्ज इस्तेमाल किया जा सकता है तो फिर उसकी माशूका की बात क्यों नहीं की जाए? जरूर करो। इस बार सुल्तान शाह बोल पड़ा। इश्क के लिए आशिक की एक तरहदार माशूका का होना जरूरी है। जब वो दोनों मिलते हैं तो बात बहुत आगे तक चली जाती है। डैनी ने सोबराज की आगोश का जिक्र करके बात को टाल दिया। तुम इस बारे में दिल खोलकर तफसील बयान कर सकती हो। इसकी जरूरत नहीं है, वीरा ने बेपरवाही से जवाब दिया। हम चारों कानूनी इस्तिलाह में आकिलो बालिग हैं, एक नुक्ते से हर रम्ज को समझ सकते हैं। दो चाहने वालों के वसल के लम्हों की लफ्जी तस्वीर कशी फहाशी के जुमरे में आती है। मैं ये इल्जाम अपने सर लेने के लिए तैयार नहीं हूं। चाहो तो ये काम तुम कर सकते हो। मैं बेतौल बात नहीं करता, सुल्तान शाह ने चटक कर जवाब दिया। मैं पहले तोलता हूं फिर बोलता हूं। यह सबक मैंने डैनी से सीखा है। ऐसा ना किया जाए तो इंसान को अक्सर अपना थूका हुआ चारना पड़ जाता है। तुम लोग किस बहस में उलझ गए? मैंने तुर्श लहजे में उन्हें डांटा। मैं शिवा की फोन कॉल के बारे में तुम तीनों की राय जानना चाह रहा था। मैं तुम्हारे अंदाजे से मुत्तफिक हूं, वीरा ने बिला तवक्कुफ जवाब दिया। वहां आने वाला सोबराज होता तो वो शिवा के साथ बिस्तर पर रंग रलियों में मसरूफ होता।
शिवा को तुम्हें फोन करने का मौका ना मिलता। शिवा का फोन आने का मतलब है कि वहां पहुंचने वाला उसका शौहर है, जो घर की मुर्गी को दाल बराबर तस्वुर करता है। उसकी नजरों में शिवा के सुनहरे वजूद की कोई वक़्त नहीं है। वो जानता है कि वो जब चाहे उसे खेल सकता है। इसके लिए इन कागजों की तलफी ज्यादा अहम है जो उसकी गर्दन कटवाने का सबब बन सकते हैं। यह बकराती झाड़ कर तुम वक्त बर्बाद कर रही हो। सुल्तान शाह ने उसकी बात काट कर तुर्श लहजे में कहा, हमारे लिए वो दोनों अहम हैं। मसला यह नहीं है कि वहां आने वाला कौन है, जो भी है उस पर हाथ डाल देना चाहिए। शिवा ने फोन करके अपना फर्ज पूरा कर दिया। हम यहां बैठे वक्त जाया कर रहे हैं। सुल्तान शाह की वो नाराजी बिल्कुल बजा थी। मैंने मजीद कुछ कहे बगैर अपनी जगह छोड़ दी। चाहो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ, वीरा ने कहा। मैंने एक लहजे के लिए सोचा, फिर जवाब दिया, तुम्हारा जाना मुनासिब नहीं होगा। ये कहकर मैंने सुल्तान शाह पर अपनी नजरें मरकूज कर दी। तुम तैयार हो जाओ, मैं 2 मिनट में अपने कमरे से होकर आता हूँ। सुनील के घर आने वाला कोई भी रहा हो, मैं उससे अकेला निमट सकता था, लेकिन बेहतर यही था कि इस मुहिम पर कोई और भी मेरे साथ हो। सुनील के घर में अपने हरीफ का सामना करते हुए यह बात हर हाल में तमानियत का बायस होती कि बाहर सुल्तान शाह मौजूद था और मेरी तेज उत्तर वापसी की राह में कोई रुकावट पेश नहीं आ सकती थी। चंद मिनट बाद हम दोनों सुनील के घर की तरफ रवाना हो चुके थे। सोल्जर बाजार का नाम तुम्हें कुछ अजीब सा नहीं लगता? रास्ते में सुल्तान शाह ने कदरे पुरख्याल अंदाज में मुझसे कहा। मैं अपने ख्यालात की रूह में डूबा हुआ था। मैंने चौंक कर लम्हा भर के लिए उसके अल्फाज पर गौर किया, फिर हलावत से पूछा, इस नाम में तुम्हें क्या खराबी नजर आती है? हमारी कौमी जुबान उर्दू है, सोल्जर अंग्रेजी लफ्ज है। क्या हमारे शहरी कायद इसका नाम फौजी बाजार नहीं रख सकते थे? वो इलाका आज़ादी के बाद कायम हुआ होता तो शायद इसका नाम यही या इससे ऐसा होता। मैंने हंसकर कहा, तुम कम सिन हो इसलिए नादान भी हो। तुम्हारी उम्र पाकिस्तान की उम्र से बहुत कम है, इसलिए तुम इन बातों से नावाकिफ हो। इस वक्त सुल्तान शाह का जहन इस गिरा में उलझ गया था। वैसे भी खामोशी से सफर करने के बजाय बातें करना ज्यादा बेहतर था। मैंने अपनी नाकस मालूमात के मुताबिक उसे शहर के माजी के बारे में बताना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के क़याम के वक्त कराची कोई बड़ा और मशहूर शहर नहीं था, न इसकी आबादी करोड़ से मुतजावज थी। मुख्तसर सी आबादी के रोजगार का इन्हिसार माहीगीरी और तिजारत पर था। आबी और फिजाई गुजरगाह पर वाक़े होने की वजह से शहर की अहमियत थी और इसी वजह से यहाँ बरतानवी अफवाज की छावनी कायम थी। अपने शहरी और फौजी अमले की जरूरियात पूरी करने के लिए बरतानवी हुकूमत ने शहर में बहुत से तरक्याती काम किए थे, जिनमें बाजारों, मार्केटों और तफरीकाहों का कयाम शामिल था। सोल्जर बाजार, एम्प्रेस मार्केट, बोल्टन मार्केट, फ्रेर हॉल, मैरी वेदर टावर, ली मार्केट और सर जहांगीर कोठारी परेड वगैरह इसी दौर की यादगारें थीं। और शहर की सड़कों पर बिछी हुई ट्रामवे लाइन की पटरियां इनमें से बेहतर मकामात को एक दूसरे से मिलाती थीं। सिर्फ क्लिफ्टन की साहिली तफरीगाह ट्राम की सहूलत से महरूम थी। तुमने मेरी उलझन दूर कर दी। सुल्तान शाह वो सब सुनकर बोला, शहर बल्कि मुल्क की थोड़ी बहुत तारीख तो मैंने स्कूल में भी पढ़ी थी, लेकिन ये सोल्जर बाजार मेरे जहन में चुभ रहा था। अब बिल्कुल बात साफ हो गई। सोल्जर बाजार और गुरु मंदिर उस जमाने में शहर की आखिरी हद हुआ करता था। सुल्तान शाह ने शोख अंदाज में मेरी बात उड़ा दी। तुम इतने एतमाद से ये बात बता रहे हो जैसे तुम उस वक्त मौजूद रहे हो, हालांकि तुम्हारी उम्र भी पाकिस्तान से बहुत कम है। ये सुनी और पढ़ी हुई बातें हैं। पाकिस्तान बनने के बाद मुहाजिरों की आमद के नतीजे में ये शहर तीनों समतों में बहुत तेजी से फैलता चला गया और आज भी रोजगार की तलाश में मुल्क के दूसरे हिस्सों से आने वालों के लिए इस गरीब परवर शहर का दामन कुशादा है। तुम अपने शहर से यहाँ आए हो, मैं लाहौर में ठोकरे खाने के बाद यहाँ आया था। आज ये शहर हम दोनों की बेहतरीन पनागाह है। तुम वीरा को भूल गए? सुल्तान शाह ने हंसते हुए कहा। वो अमेरिका से हिजरत करके यहाँ आई है और कराची ने उसे अपनी गोद में ले लिया। कराची की मेहमान नवाजी की तारीख बहुत कदीम और वसी है। पहली और दूसरी जंग अजीम में यूरोप से आने वाले हजारों मुसीबत सदा लोगों के काफिलों ने यहाँ पना ली थी, जिनमें से बथेरे हमेशा के लिए यहीं के होकर रह गए। वो इम्तदाद ज़माना से मर खप गए, लेकिन इनकी औलादें आज भी इसी शहर में कहीं रह रही होंगी। सुनील के घर में दाखिल होने के लिए तुमने क्या सोचा है? जेल वाले चौराहे से गुजरते हुए सुल्तान शाह ने पुरख्याल लहजा में पूछा। शिवा मेरा इंतजार कर रही होगी, वहां दाखिल होने में कोई मसला पेश नहीं आना चाहिए। उसने सुनील का दोस्त समझकर तुम्हें अपने घर बुलाया है। तुम्हारे अंदर पहुंचने के बाद वो तुम्हारे जारहाना तेवर देखेगी तो बुखला जाएगी। एक बार घर में दाखिल हो जाने के बाद मेरे लिए इन दोनों को संभालना मुश्किल नहीं होगा। मैंने उसकी बात काट कर कहा, वहां पहुंचने से पहले हमें अपने लाहे अमल का कोई ना कोई खाका बना लेना चाहिए। उसने दबे लफ्जों में मशवरा दिया। सब कुछ सामने की बात है, मैंने बेपरवाही से जवाब दिया। मैं अंदर जाऊंगा, तुम गाड़ी के साथ बाहर रुकोगे। मुझे कभी उम्मीद है कि मैं अंदर के हालात पर काबू पा लूंगा।
एहतियात के तौर पर तुम्हें यह ध्यान रखना होगा कि वहां कोई निकल कर फरार न होने पाए। मेरी दिली दुआ है कि तुम अंदर वाले को जेर कर लो, लेकिन वहां से कोई निकलता हुआ नजर आ गया तो मुझे किस हद तक जाकर उसे रोकना होगा। हाथ पैरों से काम ना चले तो तुम बेदरेग हथियार इस्तेमाल कर सकते हो। उसके जिंदा हाथ आने में जरा भी शुबा हो तो बेफिक्र होकर उसे वहीं ठेर कर देना। अब सोबराज और सुनील की जोड़ी को टूटना चाहिए। इनकी रस्सी बहुत दराज हो चुकी है। मैं यही जानना चाह रहा था। सुल्तान शाह एक गहरा सांस लेकर बोला, बात बढ़ जाने की सूरत में अब मैं खुले दिल के साथ मामला संभाल लूंगा। बातें करते हुए हम सोल्जर बाजार में मार्केट के अकबी इलाके में पहुंचे तो हर तरफ अंधेरा फैल चुका था और स्ट्रीट लाइट्स जल उठी थी। मैंने गाड़ी सुनील के घर के करीब रोक थी और अलविदाई अंदाज में सुल्तान शाह के शाने पर हाथ मारकर गाड़ी से निकल गया। घंटी बजाने के बजाय नीचे का चौबी दरवाजा खोलकर मैं पंजों के बल मुख्तसर से जीने तय करता ऊपर चला गया। दरवाजे पर दस्तक देने का इरादा मैंने आखिरी लम्हे पर मुलतवी कर दिया था और दरवाजे पर हल्का सा दबाव डाला तो वो अंदर से बुलेट नहीं था। दरवाजे की खफीफ सी जुम्बिश महसूस करते ही मैंने हाथ हटा लिया। मेरा दिल खुश हो गया। वाकया से साबित हो रहा था कि शीबा ने सुनील से मेरी गहरी दोस्ती की कहानी को पूरी तरह कबूल कर लिया था और वो मेरी मदद से अपने नाबकार शौहर को सोबराज के चुंगल से निकालने की ख्वाहिशमंद थी। अगर सुनील घर आया हुआ था तो शीबा की दानिश्त में मुझे उसको समझाना चाहिए था। सोबराज वहां था तो उससे मेरा तसादुम जरूरी था। वो शीबा की सोच थी। उसने मुझे फोन पर बाखबर करके अपना फर्ज पूरा कर दिया था। उसे यकीन था कि महेश अग्रवाल उससे किया हुआ वादा पूरा करेगा और वक्त जाया किए बगैर उसके घर आएगा, इसीलिए उसने दरवाजा अंदर से खुला छोड़ दिया था। मैं इस घर में शीबा के साथ कुछ वक्त गुजार चुका था। मैंने उस घर का नक्शा अपने जहन में ताज़ा किया। अगर मेरा हरीफ किचन ही में मसरूफ था तो उसे बैरूनी दरवाजा खुलता हुआ नजर नहीं आ सकता था। मैंने दरवाजे से कान लगाकर अंदर की सुनगुन लेने की कोशिश की, लेकिन वहां गहरे सन्नाटे का राज मालूम हो रहा था। मैंने दिल ही दिल में दुआ मांगी कि इस दरवाजे के कब्जे सख्त और जंक आलूद ना हो। कब्जों से पैदा होने वाली कोई भी आवाज इस वक्त मेरा खेल बिगाड़ सकती थी। मजीद चंद सानियों के इंतजार के बाद मैंने पट पर दबाव डाला और वो कोई आवाज पैदा किए बगैर रवानी से अंदर की तरफ खुलता चला गया। इस दौरान में मैं अपनी जेब से पिस्तौल निकाल चुका था। अपने हरीफ को दूर से खौफजदा करने के लिए किसी अच्छी हथियार की नुमाइश जरूरी थी। मैंने दरवाजे को सिर्फ इतना धकेला कि मैं गुजर कर अंदर दाखिल हो सकूं। अगले लम्हे मैं घर में दाखिल हो चुका था, जहां जले हुए कागजों की तेज बू से फिजा बोचल हो रही थी। वो कदीम तर्ज की मजबूत पथरीली इमारत का ऊपरी हिस्सा था। फ्लैट नुमा घर की तामीर भी पुराने अंदाज में की गई थी। बैरूनी दरवाजा किसी राहदारी के बजाय बराह रास्त एक कमरे में खुलता था। वो कमरा रोशन और खाली था। मैं एहतियात से आगे बढ़ने लगा। अंदरूनी दरवाजे तक पहुंचते ही मेरे कानों में सुनील की धीमी आवाज आई। वो अपनी बीवी से कोई अलविदाई बात कह रहा था। वो आवाज अंदरूनी कमरे की तरफ से आई थी और यह वाज़ेह हो गया था कि वहां आने वाला सोबराज नहीं था, वो सुनील का घर था। यकीनी तौर पर वहां कुछ अहम कागजात मौजूद रहे थे जिन्हें तल्फ करने के लिए वो वहां आया था।